Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि इस ज़माना हुई यंगस्टर्स का। वेल काल करे सो आज करे सो अब, ये तो हम सुनते हैं, पर जब हमारे शरीर की बात होती है, कष्टों की बात होती है, हम ये अब कल परसों नरसों पता नहीं कहाँ तक आगे टालते रहते हैं और हम यही सोचते हैं कि ये दर्द अपने आप ही चला जाएगा, ये इंजरी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड देन अनटिल एंड अनलेस इट बिकम्स वर्स इन योर बॉडी, आप उस पर दिमाग नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते हैं, एंड देन फिर यू रन फॉर अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर इज़ अनेबल टू डू द बेस्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ योर टाइम। बट द थिंग इज़ कि हम क्यों नहीं पहले इस चीज़ को समझे। अब एक टॉपिक जिस पे मुझे लगता है लोग कई बार गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं वो ये है कि वो फिजियोथेरेपी को लेकर कई बार ऐसे हो जाते हैं कि यार सेंटर दूर है या ठीक है घर में ही कर लेंगे या थोड़ा बहुत करके हो जाएगा। बट यू नो जिसका काम जिसको साझे वाली बात होती है कि आप फिजियोथेरेपी जब सेंटर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो मशीन्स हैं और जो तकनीक यूज़ होती है और जो डॉक्टर्स पेशेंट्स की तरह आपके साथ बिल्कुल आपको हर चीज़ में आगे बढ़ाते हैं और ठीक करते हैं, वो दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुंदवानी और आज है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। तो सर सबसे पहले तो आपका वेलकम करती हूँ बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट सिंस 8 years। आपने क्या देखा है सर कि लोग 8 सालों में जागरूक हुए हैं या और गैर जिम्मेदार हुए हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुंदवानी और मैं जूही मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप सभी लोगों को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बेसिकली मैंने 2013 में अपना फिजियोथेरेपी पास आउट किया। सो फ्रॉम जब स्टार्टिंग मेरा भी फिजियोथेरेपी कंप्लीट हुआ था तब तक लोगों के मन में एक ये धारणा थी कि फिजियोथेरेपी मीन्स जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं, उनको फिजियोथेरेपी की नीड होती है बेसिकली। बट धीरे धीरे लोगों के मन में भी इसकी अवेयरनेस अब बढ़ने लगी है। बेसिकली फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विथ मशीन्स एंड विथ एक्सरसाइजेस। इसमें हम लोगों के फिजियोथेरेपी में मेडिसिन का पार्ट नहीं होता है। बेसिकली ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है, लाइक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हो गई, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जब दर्द नहीं होता है तो लाइफ सबसे अच्छी लगती है। बेसिकली दर्द होना एक तरह से अच्छा भी है मैम। बेसिकली दर्द जो है ना वो सबसे पहले हमको ये बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। बट होता क्या है कि हम उस टाइम उस सब चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं और उस इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, हमारी छोटी मोटी डिफॉर्मिटी जो है वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। सो फिजियोथेरेपी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेन दो तरीके के होते हैं। एक बेसिकली पेन होता है, केमिकल पेन्स होते हैं, और दूसरा मैकेनिकल पेन्स होते हैं। तो केमिकल पेन्स जैसे जो विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकते हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं, और जो मैकेनिकल पेन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पॉस्चर रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी मोनोटोनस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जो यंगस्टर्स हैं, लॉन्ग सिटिंग वर्क करते हैं, पहले के टाइम तो पेन्स सिर्फ ओल्ड एज लोगों को हुआ करते थे, बट नाउ डेज अगर हम हमारी खुद की भी लाइफ में देखें तो हमको 6-6, 7-7, 10-10 घंटे सलंग खड़े बैठ के काम करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें नेक की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, लोअर बैक प्रॉब्लम्स होने लगी। काफ़ी सारे यंगस्टर्स हम लोगों के पास आते हैं इवन जिनके पास ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। सो फ्रॉम 2012 टू अभी मैंने देखा है धीरे धीरे लोगों का फिजियोथेरेपी को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। और जो पहले लोगों के मन में धारणाएं थी कि जो सिर्फ स्पोर्ट्स लोगों को फिजियोथेरेपी की नीड है, बट अब वो धारणाएं धीरे धीरे बदलती जा रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि अब लोग आगे रह के अगर उनको कहीं पेन महसूस होता है या फिर कहीं ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि शोल्डर जाम हो जाते हैं और उनको कहीं रेजिस्टेंस फील होता है मूवमेंट्स में, तो वो बिना डॉक्टर को दिखाए भी कई बारी सिर्फ डायरेक्टली फिजियोथेरेपी पे जाकर कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड यू हैव सीन सच केसेस। मैं खुद भी एक मरीज़ ही थी थोड़े साल पहले जिसे ACL ब्रेक हुआ था मेरा घुटने का, और उसके बाद किसी भी इंजरी के बाद वापस उस मूवमेंट को लाना
उसके बीच में एकदम से उसे शॉक ना देना और धीरे धीरे उसे उस मूवमेंट में लाना, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे मेरा घुटना बनाया गया उसके लिए और देन फिर वो सही हो गया और अभी भी वो पेन नहीं करता है। तो द थिंग इज़ कि एक बारी आप जब अच्छा ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एंड देन देर आर फ्यू पेन्स जो कि सर बहुत लोगों के लिए, आपने कहा ना कि व्हेन देर इज़ नो पेन देर इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो दैट्स ट्रू। बट टेल बोन हो जाए या सर्वाइकल इश्यूज़ जिन्हें बहुत होते, सर्वाइकल पेन होते हैं, कौन कौन से पेन्स को स्पेशली डील करता है फिजियोथेरेपी? बेसिकली जब स्टार्टिंग की हम बात करें तो उस टाइम फिजियोथेरेपी बेसिकली ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही ट्रीट करते थे, जैसे कि आपका सर्वाइकल, जैसे मैडम ने बताया सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो गई, फ्रोजन शोल्डर हो गया, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शियाटिका हो गई। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि अब ये जो फील्ड है वो बहुत ग्रो हो चुकी है। पहले हम लोग सिर्फ ऑर्थोपेडिक रिलेटेड केसेस फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक करते थे, बट नाउ डेज हमारी जो फील्ड है इतनी ग्रो हो चुकी है कि आजकल स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी इंजरीज होती है, आपने देखा होगा, आप फुटबॉल वगैरह देखते हैं, इंटरनेशनल गेम्स वगैरह, उसमें हर टीम का 3 से 4 फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा साथ में रहते हैं और वहीं साथ में रहते हैं। और इवन आफ्टर जो स्पोर्ट्स में कोई इंजरी होती है वहाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करते ही हैं, बट बेसिकली अब जब स्पोर्ट्स पे लोगों की जब ट्रेनिंग होती है उसमें भी हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट उनको ऐसे ट्रेन करते हैं, उनकी मसल्स को ऐसे स्ट्रेंथन करते हैं जिससे उनकी इंजरी के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाए। बेसिकली पेन्स के अलावा भी जो अब फिजियोथेरेपी है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, हम अगर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की बात करें तो आजकल की सेडेंटरी लाइफ में ना बच्चों, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जन्मजात ही एबनॉर्मल बच्चे जो बोलते हैं, हम लोग सुपर स्पेशल चाइल्ड्स बोलते हैं, जिसमें सेरिब्रल पाल्सी आ गया, मसल डिस्ट्रॉफी आ गया, इस टाइप के बच्चे जो बाय बर्थ जो पैदा होते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफॉर्मिटी होती है। उसमें भी एक फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेडिसिन से उनकी ग्रोथ नहीं की जा सकती है, विद एक्सरसाइजेज हम लोग उनकी ग्रोथ करते हैं। अगर हम गायनिक फील्ड की बात करें तो आजकल हमारा जो फिजियोथेरेपी गायनिक में भी बहुत अच्छा रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि पहले के ज़माने में अगर हम हमारी मदर्स की बात करें तो पहले वर्कआउट इतना ज़्यादा हुआ करता था कि पहले हम सिजेरियन डिलीवरीज के बारे में बहुत कम सुनते थे, बट नाउ डेज क्या होता है ना कि लोगों का फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गया है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर प्रेगनेंसी? उसमें क्या होता है कि हम लोग एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं फॉर फीमेल्स कि आपको इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ये एक्सरसाइज करें। तो जो फीमेल्स, हमने कंपैरेटिवली देखा है ये कि जो फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सब कुछ एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में रहती हैं, उसमें हमने देखा है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। और एक और फील्ड हमने अभी देखी है, अभी कोविड से हम लोग निकले ही हैं, उसमें देखा है कि जितना रेस्पिरेटरी डॉक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल है उतना ही अभी के टाइम में चेस्ट फिजियोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बेसिकली हम भी हमारे हॉस्पिटल में भी एक कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपिस्ट, आजकल हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया कि जितनी भी बाईपास सर्जरी होती है, जितनी भी हार्ट रिलेटेड सर्जरीज होती है, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन आईसीयू ऑल्सो। और जैसे कि मैंने आपको कोविड का एक एग्जाम्पल दिया, इस कोविड में काफ़ी सारे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा चेस्ट फिजियोथेरेपी की गई और ये देखा गया कि जिन पेशेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी की गई उनकी जो रिकवरी कंपैरेटिवली उन पेशेंट से अच्छी रही जिनकी एक्सरसाइजेज में। सो ना कि पेन, अब ये फील्ड इतनी ग्रो हो चुकी है कि हम लोग अलग अलग फील्ड में भी फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल देखने लगे हैं। मतलब आपको भी खुद भी ग्रो करना पड़ता होगा कि आप भी उस समय से आज अगर 8 सालों की बात करें तो मुझे लगता है हर दिन कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, हर दिन कोई अपग्रेडेशन आता है और आपको ख़ुद को भी हर दिन अपग्रेड होना पड़ता है। सर, मैं जब सेंटर आती हूँ फिजियोथेरेपी और मैंने देखी हैं कई मशीन्स होती हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, जो आपको वो सूदिंग फील फैक्टर देती हैं, जिसके और कई बार तो मैं आपसे ये भी पूछती थी सर ये कुछ कर भी रही है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेस से हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बट आप कहते हैं, आपने कहा कि ये आप मान नहीं सकते उससे ज़्यादा काम कर रही है। तो ऐसी कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो यूजुअली जब कोई भी इंसान आपके पास आता है तो एक बेसिक ट्रीटमेंट्स जो आप लोगों को इंजरीज के से रिकवरी में प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, बेसिकली अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ तो आज भी फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों के मन में अवेयरनेस है, बट अगर हम छोटी जगह पे जाएँ ना तो आज भी फिजियोथेरेपी मीन्स एक तरह से लोगों को क्या लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ मसाज,
कि सिर्फ मसाज ही है फिजियोथेरेपी, बट इतने सालों में फिजियोथेरेपी में बहुत ग्रो हुआ है। नाउ डेज लोगों को जो सालों पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग लेज़र द्वारा पेशेंट को ठीक करते हैं। आजकल जो बड़ी बड़ी बहुत एडवांस मशीन आ चुकी हैं जिनको शॉक वेव बोलते हैं, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा हम लोग बॉडी की जो सेल्स हैं उसको रीजनरेट करते हैं। लेज़र द्वारा हम लोग जिनके बहुत डीप पेन्स हैं जो बहुत सालों पुराने हैं, जो सिर्फ फॉर एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया जिसका बैक पेन था। बेसिकली उसका बैक पेन का जो रीज़न था वो मसल वीकनेस था। अब वो डॉक्टर्स के पास जा रहा था, डॉक्टर्स उसको दवाई दे रहे थे, उसको पेन में रिलीफ भी हो रहा था। बट बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है ना, पहले एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना है। जब वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसकी एमआरआई भी देखी, उसका एक्सरे भी देखा, मुझे कोई इतनी सीवियर प्रॉब्लम लगी नहीं। बट जब मैंने उसका प्रॉपर तरीके से असेसमेंट किया, व्हाट आई एसेस कि उस पेशेंट की बैक की मसल्स ही वीक थी। सो व्हाट आई डू, मैंने सबसे पहले तो उनको ये बोला कि आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसको चलने दीजिए। फिर मैंने अपनी, जैसे आपने बताया, मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू मैंने उसके पेशेंट के पेन को सबसे पहले कम करने की कोशिश करी। देन आफ्टर आई प्लान स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज फॉर इस लोअर बैक। नाउ डेज अब उसको 6 महीने हो चुके हैं, 2 महीने मतलब मेरे पास वो 6 महीने पहले आया था। नाउ वो फुटबॉल भी खेल रहा है और ही वॉज सेइंग कि ये मेरे लिए मैजिकल रहा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से बैक की प्रॉब्लम को लेके जगह जगह भटक रहा था, बट मुझे कोई प्रॉपर तरीके से असेसमेंट ही नहीं कर पाया। सो कहने का मन यही है कि जो छोटी जगह है वहाँ भी अभी भी फिजियोथेरेपी को लेकर अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बट फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी है ये ब्रांच इतनी एक अलग ही एक ब्रांच है जो कि पेशेंट को एक प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करके, ना कि सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को ठीक करती है, उसकी प्रॉब्लम की जो जड़ है उसको समझ के उसको ट्रीट करती है। हाँ, और उसमें फिर जो भी ट्रीटमेंट लगे, अगर लेज़र से ठीक हो रहा है तो लेज़र से, अगर सिंपल किसी पद्धति से ठीक हो रहा है तो उससे। और देन मैंने देखा है, मुझे याद है कि मेरी मम्मी का फ्रोज़न शोल्डर हो चुका था और हम लोग यूजुअली ये शोल्डर पूरा घुमा लेते हैं और उनका यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जाता था। और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे टाइम रोटी बनाने वाली महिला का भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे किसी मूवमेंट के बाद भी हमारे इसमें फ्रोज़न शोल्डर होने की चांसेस पूरे होते हैं। और इसके बाद आप अगर उसे इग्नोर करेंगे तो वो सिर्फ बढ़ता जाएगा और फिर एट लास्ट मुझे ऐसा लगता है सर कि ये फिजियोथेरेपी के अलावा किसी चीज़ से ठीक हो ही नहीं सकता। तो देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स जिनका समाधान सिर्फ फिजियोथेरेपी में है। इज दैट सो? जैसे कि मैंने बताया मैम, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स तो ठीक है मेडिसिन से ठीक की जा सकती है, बट जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रोजन शोल्डर का एक एग्जांपल दिया, तो उसमें पेशेंट के मूवमेंट्स अफेक्टेड रहते हैं। ही इज़ नॉट एबल टू डू रेस हिज लिम्ब, वो पीछे अपने कपड़े पहनने भी उनको फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। बेसिकली हम लोग मेडिसिन से उसका पेन तो दबा देंगे, बट जो उसके मूवमेंट्स को हमको मैकेनाइज वापस तरीके से बनाना है, वापस प्रॉपर जैसे पहले थे वैसे लेके आना है, तो उसके लिए हमको एक्सरसाइजेस तो पेशेंट को ज़रूर करानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप हम एग्जाम्पल एक स्लिप डिस्क का ही ले लें, अगर पेशेंट की डिस्क बाहर आ गई है, उसको मेडिसिन के थ्रू उसका दर्द को तो कम किया जा सकता है, बट जो डिस्क उसकी आउट हुई है उस डिस्क को प्रॉपर पोजीशन पे वापस लेके आना, उसके अलाइनमेंट को प्रॉपर बनाना और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद उसका पॉस्चर भी वापस इंप्रूव करना। बेसिकली जो आप देखेंगे आईटी फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें से लोग हैं जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होने लगी। वो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनको मेडिसिन देंगे, उससे उनका पेन तो ठीक हो जाएगा, बट बेसिकली पेन ठीक होने के बाद उनकी मसल को स्ट्रेंथनिंग करना ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है। और इवन उसका जो एर्गोनॉमिक पॉस्चर है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के सामने किस पॉस्चर में बैठना, नेक को किस पोजीशन में रखना और कीबोर्ड किस हाइट पे रखना, रिस्ट का क्या पोजीशन रखना, नेक का क्या पोजीशन रखना, ये सारी चीजों पे ध्यान, दिस ऑल थिंग कम्स इन फिजियोथेरेपी, जिसको हम लोग एर्गोनॉमिक एडवाइस बोलते हैं। कितनी बार एडवाइस, जिसमें होता क्या है ना कि हम लोग, हमारा पोजीशन सही नहीं होता है। अगर हम अभी बात करें, अभी पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम लोगों का ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से ना उनकी सिटिंग पॉस्चर सही है, ना उनका करने का काम का तरीका बेड वगैरह पे कर रहे हैं। तो इन पॉस्चर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी फिजियोथेरेपी द्वारा हम लोग उनकी पॉस्चर को इम्प्रूव करते हैं और उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या बात है सर। पर मैंने बचपन से पढ़ा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दुर्घटना से देर भले। अगर मैं कहूँ कि फिजियोथेरेपी इट्स अ बून टू द मेडिकल वर्ल्ड, इट्स अ बून टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग थ्रू पेन्स एंड थ्रू रेजिस्टिव मूवमेंट्स। बट ऐसा
क्या प्रिकॉशनरी मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने अब सर इंजरी हुई है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि इंजरी है, पर जैसे आपने कुछ अभी पोस्चर्स के बारे में बात कही और आपने कहा कि कुछ बेसिक अगर हम चीज़ों पे ध्यान दें तो शायद हम मेजर पेन से बच सकते हैं। तो ऐसे ही क्या हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में? देखिए, अगर मैं आपके प्रिकॉशंस को लेकर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, फॉर एग्जांपल अगर आजकल यंगस्टर्स लोगों में भी नी की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होने लगी है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमने ये देखा है कि जिन लोगों में वेट बहुत ज़्यादा रहता है, उनके वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो उनकी बॉडी का वेट लेते हैं, उनके ऊपर बहुत अफेक्ट होता है। ऐसे ही स्पाइन के ऊपर बहुत अफेक्ट होता है, हिप जॉइंट के ऊपर बहुत अफेक्ट होता है। तो बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों के कंट्रोल में है वो है ओबेसिटी, कि हमें हमारे क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो पूरे बॉडी के पॉस्चर को गड़बड़ करेगा। तो सबसे पहला तो हम लोग हमारे पॉस्चर को इम्प्रूव करें और अपने ओबेसिटी को कम करें। दूसरी बात, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज़ में होती है, तो हमको ना उसको स्टार्टिंग फेज़ में ही प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर उसको स्टार्टिंग वे में ही एंड कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, लाइफ है मैडम, तो प्रॉब्लम्स तो सबको होनी ही है। अगर मैं ये कहूँ कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कभी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सब पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेज में ही है तो आप शुरुआती तौर पे ही सिर्फ अपनी मर्जी से पेन किलर ना खाएं। बेसिकली ना आजकल मार्केट में स्टेरॉइड्स भी बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत सस्ता है। लोगों को क्या लगता है, दवाई ली, दर्द गायब, हमारी प्रॉब्लम खत्म। तो आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर असेस करवाइए, जिससे क्या है कि हम आगे जाके प्रॉब्लम को बढ़ने ही ना दें। क्योंकि अगर आगे जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसको ट्रीट करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी केयर खुद करें, और मुझे ऐसा लगता है रोज़ रेगुलरली आप वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और जैसे हमारी भी थोड़ी देर पहले ही बात हुई कि हमें किसी न किसी स्पोर्ट्स से खुद को जोड़ के रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जिम तो चले जाते हैं फिटनेस के लिए, बट उसको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते हैं। वाई? क्योंकि वो हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। सही बात है, वो मजबूरी है, मजबूरी करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें फिट रहना है और इंजरीज से बचना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल आपको बैडमिंटन पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारी जॉइंट्स जो हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं और हमारी मसल्स टाइट नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है, सेडेंटरी लाइफ में होता है, ये मसल्स बहुत टाइट होने लगती हैं और धीरे धीरे उस मसल टाइटनेस की वजह से आपके जॉइंट्स इफेक्ट होने लगते हैं। तो कोई ना, जिसमें ये कह सकते हैं कि मसल टाइट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, या क्या ये रीज़न है जब हम कहते हैं कि यार हम टच ही नहीं कर पा रहे, यार हम पीछे बैंड ही नहीं हो पा रहे, यार हम साइड में नहीं हो पा रहे, तो क्या ये वही है मसल स्टिफ हो जाए? यस, बेसिकली मैम इसका रीज़न इनएक्टिविटी है, जो एक सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि आजकल क्या हम लोग का वर्कलोड और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग अपनी खुद की फिजिक के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। और होता ये कि हम ना कुछ एक्सरसाइज कर पाते, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कोई भी मसल का एक थ्रेशोल्ड होता है काम करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक की बात करें तो बैक का भी एक थ्रेशोल्ड है। अगर हम उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे और हम 10-10 घंटे सलंग काम करेंगे तो वो बैक भी बोलेगी कि यार मुझे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, और हम वो कर नहीं पाते हैं। हम सलंग काम करते हैं तो पहले तो आपकी मसल्स थकेंगी, फिर वो टाइटनेस में जाएगी, फिर कहीं ना कहीं वो इंजरी में जाएगी। सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आजकल जो लाइफ है उसमें जो है हमारा वर्कआउट और जो बदलाव हुए हैं, उस वजह से ये इंजरीज और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला और आप वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे हमसे मिलने आए। आपने हमारे ऑफिस आके इस मेजर एक कह दीजिए मेजर टॉपिक के ऊपर हमने बात की। जानते सब हैं फिजियोथेरेपी, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए ये नाम नया है, पर बस इतना ही जानते कि फिजियोथेरेपी होती है और भाई तुझे पेन हो रहा है तो फिजियोथेरेपी ट्राई कर ले, हो सकता है ठीक हो जाए। ऐसे शब्द भी मैंने सुने हैं। तो अभी आज हमने कुछ मेजर चीज़ों पे बात की जो फिजियोथेरेपी के अलग अलग आयामों को डिस्कस करता है, जो अलग अलग चीज़ों को बताता है, अलग अलग फील्ड्स बताता है। और सर ने जैसे कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलीविंग द पेन नाउ, इट इज़ मोर अबाउट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, इट इज़ मोर अबाउट नाउ मेकिंग यू फिट एंड फाइन। मीन्स अब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन हो रहा है तो ही आप जाएँ, आपके पास बहुत सारे, जैसे सर ने कहा कि चेस्ट भी हो रहा है, चेस्ट की फिजियोथेरेपी हो रही है, और हम देख ही रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का
हेल्दी होना कितना आज के समय में ज़रूरी है. सो आई थिंक ये सब ऑल इन ऑल मिला के हमें एक चीज़ समझ में आई है कि देयर इज़ नथिंग वी कैन जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड, एंड द foremost thing is not your body at all. So thank you so much, sir, for joining us. On the last note, what message or maybe token of advice you want to give to all the youngsters out there? सो मैं भी एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा जूही मैडम को और इनकी टीम को, जिन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया इतने बढ़िया प्रोग्राम के लिए जो कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है. सो मैं इन ऑल एंड में आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस के ऊपर हमें खुद को ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारी लाइफ को खुद आगे लेके चलना है. कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा. अगर हमें पेन होगा तो सिर्फ कोई पेन किलर दे सकता है. बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें खुद को ठीक करने के लिए हमको ही कदम उठाना पड़ेगा. और अगर आपकी प्रॉब्लम किसी भी शुरुआती अवस्था में होती है तो आप उसको स्टार्टिंग फेज में ही ना उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने ना दें, क्योंकि एक सही टाइम सही ट्रीटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अगर वो अच्छा समय निकल जाता है तो कितनी बार हमको सर्जरी पे भी जाना पड़ता है. और हो सकता है कि आप स्टार्टिंग फेज में अगर किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आगे बढ़ने से बच जाती है. सो इन ऑल एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि आपका शरीर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप कितना पैसा कमा लें वो काम नहीं आएगा अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो हेल्थ इज़ बिगेस्ट वेल्थ. तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करें. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. That is also coming from a doctor means a lot. Thank you so much, sir, for joining.